हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन 6.2 का क्या है। तो देखिए, प्रश्नावली 6.2 का देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। तो देखिए 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। आकृति 6.23 में यदि ए बी सी डी के पैरेलल हो, यानी कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और कह रहा है कि सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो। ठीक है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और यहाँ हमको दे दिया है रेशियो वाई और जेड का, यानी कि वाई और जेड इन दोनों का रेशियो जो है वो 3:7 है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ फिगर हम बना लिए हैं, और क्या क्या हमको दिया उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या दिया है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, यानी कि ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ए बी हमारा जो है वो पैरेलल है सी डी के। और क्या है, जो सी डी हमारा है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के, यानी कि सी डी हमारा ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा वो भी क्या होगा, ई एफ के पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एंगल एक्स जो है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो जो एक्स होगा ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, या फिर जो हमारा एंगल वाई है उसको हम इसके इक्वल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम वाई को इसके इक्वल कर सकते हैं संगत कोण से। ठीक है, ये एकांतर कोण है, मतलब ये एकांतर रेखा है, और सी डी और ई एफ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो वाई होगा वो इस, यानी कि जो ये वाई यहाँ पे है तो इसको हम भी वाई ले सकते हैं। ठीक है, संगत कोण से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंगल, पहले हम ले लेते हैं माना जो वाई है उसको हम ले लेते हैं 3x 3a रेशियो में, और जो z है उसको हम मान लेते हैं 7a है। ठीक है, यानी कि एक हम कॉमन मान ले रहे हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ मान ले लिए हैं, जो y और z दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 3a हो गया और 7a। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों की वैल्यू कितनी होगी, y, और दोनों क्यों बराबर है y से, यानी कि ये संगत कोण से दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y प्लस z, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में उनका योग कितना होता है 180 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी है 3a, और z की वैल्यू कितनी है 7a, बराबर कितना है 180। तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 10a इक्वल्स टू 180। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/10, यानी a इक्वल्स टू हो गया 18 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, हमको a नहीं बताना, हमको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं एंगल y इक्वल्स टू कितना है 3a। तो एंगल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 18। तो एंगल y की वैल्यू होगी 54। अब हम z फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल z बराबर कितना है 7a। तो एंगल z इक्वल्स टू 7 × 18। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। ठीक है, ये रहा हमारा। लेकिन हमसे y और z पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, ए बी है ई एफ के पैरेलल, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी के पैरेलल था, सी डी ई एफ के पैरेलल था, तो हमने क्या किया, ए बी को ई एफ के पैरेलल कर लिया। तो जब ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया है तो ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा जेड के। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल एक्स है, एंगल एक्स वो बराबर है एंगल जेड के। क्यों बराबर है, एकांतर कोण। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण। तो एंगल एक्स की वैल्यू वही होगी जो एंगल जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू कितनी आई है 126, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 126 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति 6.24 में यदि ए बी सी डी के पैरेलल हो, यानी कि ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, और ई एफ जो है वो उस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर।
और GED यानी कि GED दे दिया हमको 126। ध्यान दीजिए GED यानी कि ये पूरा एंगल हमको दे दिया है 126 का। AGE का मान बताना है, AGE यानी इस वाले का हमको वैल्यू फाइंड करनी है। और GEF इसकी वैल्यू बतानी है। और फिर पूछ रहे हैं FGE यानी इसका मान बताना है हमको, ठीक है। तो ये करते हैं। तो देखिए इसका फिगर हम बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, AB पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। यानी AB जो है वो CD के पैरेलल है और GE जो है एक तिर्यक रेखा है तथा जो हमारा GE है एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो एक तिर्यक रेखा तो हम क्या कर लेंगे कि ये जो हमारा पूरा एंगल होगा ये वाला वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं, अतः एंगल AGE जो होगा वो इक्वल होगा एंगल GED के, ठीक है। तो AGE की वैल्यू हमको चाहिए AGE और हमको GED की वैल्यू दे रखा है। देखिए यहाँ पे GED की वैल्यू दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि GED जो है 126 का है। तो GED जैसे ही 126 से हम रखेंगे तो हमको AGE की वैल्यू पता चल गई, यानी पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमको पता करना है क्या, ये पहला रिजल्ट है। अब दूसरा के लिए हमको क्या करना है, तो दूसरा में हमसे पूछा गया है कि GEF की वैल्यू क्या होगी। तो GEF की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे का सम कितना हमारा है 126, यानी हम लिख लेते हैं कि जो हमारा GED है वो इक्वल है 126 के। अब GED को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा GED को हम पूरा को कितना लिख सकते हैं, GEF प्लस एंगल FED और कितना होगा ये 126 के। तो GEF और प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 126। तो GEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, GEF जो हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री। तो GEF कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा GEF की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा गया है, FGE यानी इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम थर्ड रिज़ल्ट के लिए कर रहे हैं। तो थर्ड रिज़ल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE और इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। AGE की वैल्यू हमको पता चल गई है, AGE की वैल्यू कितनी आई है 126। तो यहाँ हम रख लेते हैं 126 डिग्री और प्लस FGE तो ये प्लस का 126 है, इसको हम ले जाके माइनस कर देंगे, यानी कि FGE की वैल्यू कितनी आएगी। तो FGE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। तो कितना हो जाएगा FGE बराबर 4। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 54, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो हमसे पहले पूछा था AGE का मान 126, फिर GEF का मान हमने निकाला 36 और FGE की वैल्यू आ गई 54, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका हमको 126 पता था, ठीक है, इसका 126 पता था और इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो ये एक सरल रेखा बन रहा है, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से हमने माइनस कर लिया। तीसरा रिजल्ट आ गया हमारा FGE का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6.25 आकृति हमको दिया हुआ है।
यदि पी क्यू एस टी के समांतर है, यानी कि ये पी क्यू जो हमारा है वो एस टी के समांतर है, और यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर, ये हमको दे दिया है 110 यानी 110 डिग्री, और आर एस टी दिया है 130 डिग्री। तो क्या पूछा गया हमसे, क्यू आर एस का मान बताइए, क्यू आर एस, ठीक है, यानी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितने डिग्री का है। तो आइए हम याद करते हैं कैसे इसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है, पी क्यू एस टी के समांतर, यानी कि ये वाली लाइन हमारी जो है वो इस लाइन के क्या है, समांतर है, और ये वाला एंगल 110 और ये 130 हमको दे रखा है। पूछा क्या गया है, इसका मान बताइए, यानी कि क्यू आर एस का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा, जैसा कि हिंट में भी दिया था। तो हम रचना करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम आर से एक रेखा ऐसी खींचेंगे जो पी क्यू के भी समांतर हो और एस टी के भी समांतर हो, ठीक है। तो आइए हम खींच लेते हैं एक रेखा जो आर से होकर जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स और ये लाइन हो गई हमारी, ये हो गया वाई। तो एक्स वाई एक ऐसी रेखा है जो किसके समांतर है, पी क्यू के और एस टी के भी क्या है, समांतर है। तो रचना हम किए हैं, तो रचना यहाँ लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया, एक्स वाई को हमने ऐसा खींचा, एक्स वाई एक ऐसी रेखा है जो पी क्यू जो है समांतर हो जाए एक्स वाई के, तथा एस टी भी क्या हो, समांतर हो जाए एक्स वाई के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा तरीका जो सबसे इजी हो उसी को बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने हल पे, यानी इसे हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पी क्यू क्या है, इस लाइन के समांतर है, तो क्यू आर क्या होगा, एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा एकांतर कोण से इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि क्या है, पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, तथा क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा। जैसे एक तिर्यक रेखा होगा तो क्या करेगा, ये कट करेगा और एकांतर कोण बराबर, तिर्यक रेखा है, अतः क्या हमको मिल जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल हमारा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के। तो हम कर लेते हैं, अतः एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर वाई, ठीक है, क्यू आर वाई के। तो यहाँ हमको ये दे दिया है 110। अब क्यू आर वाई की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर एस, यानी इसके जगह पे क्यू आर एस प्लस, देखिए क्यू आर वाई था, इसकी जगह पे हम इतना और प्लस इतना कर लेते हैं, तो ये हम कर लेंगे एस आर वाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए अब पुनः ये एस टी लाइन जो है हमारा एक्स वाई के समांतर है, और एस आर एक तिर्यक रेखा है, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं। यहाँ पे एस टी जो है वो समांतर है एक्स वाई के, तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा इसमें हमारा, अतः जो हमारा ये वाला एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा इस पूरे एंगल के, ठीक है, एकांतर कोण से। यहाँ पे हमारा जो एंगल बराबर हुआ इसको हम लिख लेते हैं एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, अतः जो एंगल हमारा टी एस आर या फिर आर एस टी जो है वो इक्वल हो जाएगा एस आर एक्स के या फिर एक्स आर एस के, कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। अब आते हैं आर एस टी का मान कितना है 130, और एक्स आर एस की जगह पे हम क्या कर लेंगे, एक्स आर क्यू और प्लस क्यू आर एस, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री
और प्लस 130 डिग्री बराबर क्यू आर एस यानी कि हम कर लेते हैं क्यू आर एस प्लस क्यू आर एस और प्लस क्या है एस आर वाई और प्लस एक्स आर क्यू। ठीक है, इतना हुआ। तो देखिए इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 240 डिग्री और बराबर क्यू आर एस को हम रहने देते हैं और प्लस यहाँ देखिए क्यू आर एस और एस आर वाई और एक्स आर एस, यानी इस पूरे इस कोड को और इस कोड को जोड़ेंगे तो ये पूरा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 एक सरल रेखा पे। तो इस तीनों की जगह पे यानी कि यहाँ पूरे की जगह पे हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इन तीनों के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जगह पे हम लिख लेंगे 180 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्लस का है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई। तो देखिए क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 240 माइनस 180। जैसे माइनस करेंगे तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें पता करना था। कितना आ गया क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे ना, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति हमें दी हुई है। आकृति 6.26 में यदि ए बी सी डी के पैरेलल हो, यानी कि ये जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और कह रहा है ए पी क्यू ये दे दिया हमको 50 डिग्री 50, और कह रहा है कि पी आर डी यानी कि पी आर डी ये वाला एंगल दिया है 127। तो कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, इसको हम देख कर लेते हैं। तो चित्र हमने बना लिया है। क्या दिया है हमको कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तथा पी क्यू क्या है एक तिर्यक रेखा, पी क्यू एक तिर्यक रेखा। तो क्या करेगा, एक समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा दे दिया है, तो ये वाला कोड को हम बराबर कर लेंगे इसके। ठीक है, यानी हम कह लेंगे जो हमारा ए पी क्यू होगा, ए पी क्यू वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों इक्वल हो रहा है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, तो ए पी क्यू देखिए ए पी क्यू की वैल्यू हमको दी है कितना है 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री बराबर पी क्यू आर की जगह पे कितना है एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, एक्स हो गया। अब हमको वाई चाहिए, यानी वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई कैसे निकालना है। तो देखिए ये हमारा 50। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा इस त्रिभुज की क्या है बाहर बना हुआ कोण है। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पे फिर क्या हम ले लेंगे, वही ए बी हमारा किसके पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है। अब हम ले लेते हैं जो पी आर हमारा है वो एक तिर्यक रेखा है, तथा पी आर एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है। ठीक है, तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अतः जो हमारा एंगल ए पी आर होगा, ए पी आर वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के, पी आर डी के। तो देखिए ए पी आर की जगह पे हमारा कितना एंगल है, तो ए पी आर की जगह पे हम कर लेंगे ए पी क्यू और प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू, इसके जगह पे हमारा दिया पी आर डी की वैल्यू 127। ए पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 50, तो क्यू पी आर की वैल्यू पूछा गया है 127 डिग्री। तो क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू पी आर बराबर 127 डिग्री माइनस 50। तो क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू पी आर बराबर 77 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स और
y की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आकृति दी हुई है और कह रहा है कि PQ जो है वो RS दो दर्पण है, यानी कि ये PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि PQ और RS दोनों दर्पण हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB, यानी कि AB क्या है, एक आपतन किरण है, दर्पण PQ से बिंदु P पर टकराती है, यानी जो ये PQ रखा है दर्पण, इससे बिंदु P पर क्या हो गई, टकराई, यानी AB लाइन जो है वो क्या है, आपतन किरण, और जाके बिंदु B से टकरा रही है और फिर क्या होती है, परावर्तित होकर के, यानी जो परावर्तित हो रही है वो किरण हमारी कौन सी है, BC, और BC परावर्तित होकर जो RS दर्पण है उससे बिंदु C पर टकराती है। ठीक है, और टकराने के बाद पुनः फिर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्यों, क्योंकि नीचे भी क्या है, दर्पण है, तो यहाँ से परावर्तित होती है और इस समय जो हमारा परावर्तित किरण है वो कौन सा है, CD है। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं, थोड़ा इसमें हमको रचना करना है। तो रचना हम लिख लेते हैं पहले। रचना हम क्या करेंगे, तो रचना के लिए हमको इन पे लंब डालना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं और यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम M दे देते हैं और इसका नाम N दे देते हैं। ठीक है, M N दो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे देखिए रचना में हमने क्या किया, यानी कि हमने किया कि जो BM हमारा है वो लंब है PQ पर, तथा जो CN है ये लंब है हमारा RS पर। ठीक है, और क्या चीज़ दिया, हमको दिया है कि PQ जो है वो RS के क्या है, समांतर है। तो आइए हम करते हैं, इसको हम ना एंगल 1 2 मान लेते हैं, ये हो गया 1, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 3 से दिखाते हैं और इसको हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं हल में, दोनों दर्पण है ना, इसलिए ये क्या हमारा आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये जो हम लंब डाले हैं ये अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से इस दर्पण के लिए जो BC लाइन है वो आपतित किरण का काम कर रही है और जो CD है वो क्या कर रही है, परावर्तित किरण का काम। ध्यान दीजिएगा, PQ दर्पण के लिए AB आपतित किरण है और BC क्या है, परावर्तित किरण है, लेकिन RS दर्पण के लिए जो BC है वो आपतित किरण है और CD जो है वो परावर्तित किरण है। ठीक है, और BM अभिलंब है, इधर से CN अभिलंब है। तो यहाँ हम कर लेंगे कि जो हमारा कोण है 1 वो बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, यानी 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया, तथा जो 3 है वो किसके बराबर हो गया, 4 के। और ये दोनों क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में हम क्या जानते हैं, देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, जो आपतित, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो होगा हमारा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। फिर देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है तो आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो ये परावर्तन के नियम से हो गया हमारा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जब ये PQ हमारा किसके समांतर है, RS के, यहाँ लिख लेते हैं, जो PQ हमारा है वो RS के समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम लंब खींचते हैं तो वो लंब भी क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो BM होगा वो CN के क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं, अतः जो हमारा BM है वो भी समांतर होगा CN के, यानी ये लाइन इस लाइन की क्या हो गई, समांतर हो गई। और इसमें क्या हो रहा है, तथा जब ये लाइन इसके समांतर है तो BC क्या है, एक तिर्यक रेखा, तथा BC एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हम बना लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा, जब तिर्यक रेखा होगा तो 2 जो होगा वो 3 के बराबर, यानी एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। देख लीजिए ये BM CN के
पैरेलल क्यों हुआ है, क्योंकि जब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो उनके बीच जो लंब डाले जाएंगे वो भी परस्पर समांतर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम BM को CN के समांतर किए हैं। जैसे ही BM CN के समांतर हुआ है, यानी कि ये वाला और ये वाला समांतर हुआ है, तो BC क्या है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जैसे ही तिर्यक रेखा का काम कर रही है तो जो 2 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 1 को 2 में जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ हम कर लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम बराबर कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इसको बनानी है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। यानी कि 1 3 के इक्वल हो गया और 2 जो हो गया वो 4 के इक्वल हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो 2 है वो किसके बराबर हुआ है, यहाँ पे हमारा 2 जो है वो 3 के बराबर हुआ। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह पे हम कर लेते हैं एंगल 2, और 2 किसके बराबर, 3 के, तो यहाँ 3 कर लेते हैं एंगल 4 के, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 3 के बराबर है, तो हमने 3 की जगह पे 2 कर लिया और 2 की जगह पे 3। तो देखिए 1 और 2 जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा कोण हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल, इस पूरे की जगह पे ध्यान दीजिएगा, A और 2 इन दोनों की जगह पे और इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, तो 1 और 2 की जगह पे हम कर लेंगे एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, यानी ये वाला पूरा कोण, ठीक है, BCD के। तो देखिए ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर कब होगा, जब AB हमारा CD के क्या हो, समांतर हो, तथा BC ये क्या हो, तिर्यक रेखा हो, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं, यह संभव है, यह संभव होगा, यह संभव है यदि ये कैसे कोण आ रहे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनेंगे, यह संभव है यदि क्या हो, AB हमारा जो हो वो पैरेलल हो CD के, तथा AB जो हो वो CD के पैरेलल हो, तथा BC एक तिर्यक रेखा हो, BC एक तिर्यक रेखा हो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन 6.2 का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा क्वेश्चन जो था वो पूरा सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में